नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर कर रहे थे हम, जिसमें हमने देख लिया था कि मैनेजमेंट क्या होता है। हमने कवर कर ली थी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स देख लिए थे उसके, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे और इम्पोर्टेंस देख लिए थे। ये चार चीज़ें हमने पिछली क्लास में ही कवर कर लिए थे। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट देखा हमने, मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखा हमने। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, डायनामिक, मल्टी डायमेंशनल, परवेजिव और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ग्रुप एक्टिविटी और इंटेंजिबल फोर्स है। फिर इसके बाद हमने देखा था इसके इम्पोर्टेंस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस में आगे आपका HD पैग, यानी कि हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, creates dynamic organization, helps in achieving personal objective, increases efficiency और helps in achieving group goals। अब हमें आगे देखना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर हम बात करेंगे तीन तरह के नेचर की। दैट इज फर्स्ट वन इज आर्ट, सेकंड इज साइंस एंड थर्ड वन इज प्रोफेशन। मैनेजमेंट को हम इन तीनों से ही कंपेयर करके देखेंगे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एन आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स। हम मैनेजमेंट को आर्ट भी मानते हैं क्योंकि इसमें शामिल होता है कि अपनी पर्सनल स्किल की एप्लीकेशन। हमारी जो अपनी पर्सनल स्किल्स होती है, हमारी क्षमता होती है, उसको हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं अपनी, और प्रैक्टिस कर रहे हैं किसके लिए, टू अचीव रिजल्ट्स, रिजल्ट्स पाने के लिए। जस्ट लाइक पेंटिंग, जैसे पेंटिंग में हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ऐसी मैनेजमेंट में भी हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, अपनी स्किल्स दिखाते हैं, ताकि हम अपने स्किल को परफॉर्म करते हैं, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो सके। ठीक है, ऐसे ही जैसे पेंटिंग होता है, म्यूजिक होता है, डांसिंग होती है, ये सब आर्ट फॉर्म है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स ए पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल अप्रोच। तो मैनेजमेंट, जैसे पेंटिंग में क्रिएटिविटी होती है, एक म्यूजिक में अपना पर्सनलाइज्ड स्किल दिखाई जाती है, प्रैक्टिस से आप निखार लाते हो। डांसिंग में क्रिएटिविटी होती है, प्रैक्टिस करते हो, क्रिएटिविटी लाते हो, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट करते हो। ठीक इसी तरह मैनेजमेंट है आपका। ये तीनों चीज़ें आपकी आर्ट है, ऐसी मैनेजमेंट में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है, ये सारी चीज़ें इसी तरह परफॉर्म की जाती है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। रिजल्ट्स पाने के लिए आप ये तीनों चीज़ों को परफॉर्म करते हो मैनेजमेंट के अंदर। तो ये सब चीज़ें, तो आप पेंटिंग बना रहे हो या म्यूजिक गा रहे हो या जो भी डांसिंग कर रहे हो, तब भी आपको ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, क्रिएटिव वहाँ पर रहना है। ठीक है, प्रैक्टिस से अपने आप को और डेवलप करना है। इसलिए हम कह सकते हैं हाँ, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, अब हम इसका बेसिस देख लेते हैं, कंपेरिजन देख लेते हैं। बेसिस क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, यानी कि टी, इसका शॉर्ट फॉर्म निमोनिक कोड है टी। और TPP में तीन हम अपने देखेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज का क्या मतलब यहाँ पर होता है कि किताबी ज्ञान, दोनों में ही किताबी ज्ञान होता है। एनी आर्ट, चाहे डांसिंग हो चाहे म्यूजिक हो,
प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। सब में एक किताबी ज्ञान तो होता ही होता है। ठीक है, म्यूजिक में भी होता है कुछ चीज़ें, आपने देखे होंगे उल्टे सीधे सिंबल ऐसे म्यूजिक के बनाते हैं ना, तो वो सब उसकी है। डांस में डांस मूव्स जो होते हैं हमारे, वो सारे लिखे होते हैं कि कैसे परफॉर्म करने हैं, हमारी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, हाथ की पैर की। तो वो सब चीज़ें होती है आर्ट के अंदर, जैसे डांस है चाहे म्यूजिक है। ठीक है, ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी किताबी ज्ञान है। देर आर लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। कई सारी किताबें हैं जो लिखी गई है काफ़ी सारे मैनेजमेंट के एरिया के अंदर, जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट का एक एरिया हो गया, मार्केटिंग उसके बारे में कि अच्छी फाइनेंस अच्छी मार्केटिंग कैसे की जाए, है ना, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ऐसे जैसे किताबी ज्ञान मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही आर्ट में भी एग्जिस्ट करता है, जो मैनेजर को है स्पेशलाइज बनाता है। ठीक है, उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए मदद करता है। अब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि अपना पर्सनल टच देना। ठीक है, अपना पर्सनल टच देना। किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, तो आर्ट में भी पर्सनल टच होता है। आर्ट इज पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। ठीक है, हर आर्टिस्ट का तरीका अलग है, हर म्यूजिशियन अलग है, हर डांसर अलग है, हर पेंटर अलग है। इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल टू डांसर टू पेंटर विल डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। आर्ट दिखाने में जैसे वो अलग अलग है, ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट मैनेजर भी अपनी जो स्किल होती है, अपनी जो नॉलेज होती है, वो अलग अलग तरीके से दिखाता है। ठीक है, एक ही काम को कराने के लिए मैनेजर अपनी अलग अलग नॉलेज रखता है, अलग अलग स्किल्स रखता है। Like in any art, in management, who manager applied his acquired knowledge in a personalized and unique manner. This gives rise to different style in management. सबका अपना अपना स्टाइल है, सब मैनेजर अपने अलग अलग स्किल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, जो उनको एक अलग अलग पर्सनल टच देती है। तो हाँ, मैनेजमेंट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में भी आर्ट है, आर्ट में भी है ये पर्सनल एप्लीकेशन, और आपका मैनेजमेंट के अंदर भी है। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट, जो कि है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड रहते हैं। तो सिंस आर्ट इज कंसर्न्ड विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस द बेसिक प्रिंसिपल। इसका ये मतलब है, अगर आप आर्ट की बात करो, चूंकि आर्ट बेस है अपने पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे, अपना नॉलेज को अपने हिसाब से अप्लाई करने पे, पर्सनल एप्लीकेशन यानी कि अपना पर्सनल टच देने पे नॉलेज पे, तो कुछ तो क्रिएटिविटी वहां पर चाहिए ना, टू प्रैक्टिस द बेसिक प्रिंसिपल। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में भी एक गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड इनोवेशन। तो जो एक अच्छा मैनेजर होता है, वो प्रैक्टिस से अपनी स्किल को डेवलप करता है, क्रिएटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है, इनोवेटिव होता है। What distinguishes a successful manager with less successful one is the ability to put these principles into practice. एक कामयाब मैनेजर और एक कम कामयाब मैनेजर को क्या डिफरेंशिएट करता है, कि वो अपनी अपनी स्किल कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यस, आर्ट अपना मैनेजमेंट आर्ट भी है, और ये भी है आपका, आपने आर्ट भी देखा मैनेजमेंट भी देखा। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में इनके क्या क्या फ़र्क होता है, जैसे आर्ट में आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होती है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला है TPP। आगे बढ़ते हैं।
मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब मैनेजमेंट साइंस कैसे है? मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड ए साइंस बिकॉज इट हैज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। मैनेजमेंट को साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स साइंस के हैं। इट हैज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल एंड लॉज। क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक ज्ञान है जो सर्वव्यापी है, समझ लो। ठीक है, बेस्ड ऑन, और वो किस पे बेस्ड है? सर्टेन प्रिंसिपल और लॉज पे चलता है वो। मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ कानून है, जो भी मैनेजमेंट के अंदर प्रैक्टिस की जा रही है, जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, वो इन्हीं प्रिंसिपल और लॉज पे ही चलते हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि सर्टेन प्रिंसिपल और लॉ पे आपकी डिपेंड है। ऐसी साइंस भी है, साइंस में भी तो प्रिंसिपल्स आपके दिए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं। तो दीज प्रिंसिपल एंड लॉज आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ऑब्जर्वेशन। तो जो ये प्रिंसिपल और लॉ बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं कि एक्सपेरिमेंट करके और ऑब्जर्वेशन करके। इनका आप डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। साइंस और मैनेजमेंट का नेचर क्या है? साइंस, इट इज एन एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर साइंस की बात करो तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइंस है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है हमारी। एंड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, एक अपने आप में भरपूर ज्ञान है ये, जो कि आपका सर्टेन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पर मैनेजमेंट क्या है? इन एग्जैक्ट और सोशल साइंस है, पूरी साइंस नहीं है ये। या तो इन एग्जैक्ट या सोशल साइंस है, डीलिंग विद पीपल एंड वर्क थ्रू कोऑर्डिनेशन, जो लोगों के साथ डील करता है और कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करता होता है इसमें। प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एंड वर्क अंडर ऑल कंडीशन। जो साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और वो हर जगह एक जैसा ही परफॉर्म करेंगे। वर्क अंडर और कंडीशन, वर्क अंडर ऑल कंडीशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सल। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते। ये नहीं है कि एक मैनेजमेंट एक कंपनी में जैसा काम करेगा, जरूरी नहीं है वो दूसरी कंपनी में भी वैसे ही काम करे। दे वेरी विद सिचुएशन, ये हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स अंडर कंट्रोल कंडीशन। साइंस के अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट का नतीजा होता है, जो कि हम एक कंट्रोल कंडीशन में करते हैं। पर मैनेजमेंट के अंदर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉट लैब टेस्ट। जो एक्सपेरिमेंट होते हैं या तो हम ऑब्जर्व करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, या हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, लैब टेस्ट के उसके रिजल्ट्स नहीं होते आपके एक्सपेरिमेंट का। प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि अनुमान लगा लेना, हाई लेवल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी इन रिजल्ट्स। इसमें हम जो प्रिडिक्टेबिलिटी लेवल होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें हम पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिजल्ट्स क्या होंगे। पर इसमें लो प्रिडिक्टेबिलिटी होती है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर भी वेरी करते हैं। तो हम रिजल्ट्स क्या आएंगे वो नहीं बता सकते मैनेजमेंट के अंदर। तो लो प्रिडिक्टेबिलिटी ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब हमारा आता है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन क्या है? इट इज एन ऑक्यूपेशन विच इज बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो प्रोफेशन सबसे पहले क्या होता है? प्रोफेशन एक तरह का ऑक्यूपेशन होता है जो कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज पे अपना बेस होता है, बैक्ड होता है। इनका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, प्रोफेशन का और मैनेजमेंट का। बेसिस, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि प्रोफेशन में तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। एक प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड एंड वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इस पे स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज होती है और
इस आपकी वेल डिफाइंड थ्योरेटिकल नॉलेज होती है प्रोफेशन के अंदर में। जैसे एक प्रोफेशन लगा लो, जैसे डॉक्टरी का है, तो डॉक्टरी के लिए हमें स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, और थ्योरेटिकल नॉलेज भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। ठीक है, हम जो किताबी बातें जो पढ़ते हैं एमबीबीएस में, जो सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो भी हमें हर चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है। तो इसकी समरी क्या है? इट हैज़ ए फिक्स्ड स्पेशलाइज्ड एंड डीप थ्योरेटिकल नॉलेज। जो प्रोफेशन में होती है वो फिक्स्ड होती है, स्पेशलाइज्ड होती है, और डीप थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पर होती है। पर मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल। ठीक है, मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसमें आपके सर्टेन प्रिंसिपल एग्जिस्ट रहते हैं। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू कॉलेजेस एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। ये नॉलेज आप कॉलेज जाके या कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके ले सकते हो। तो समरी क्या है? इट हैज़ ए ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज स्टिल इवॉल्विंग। इसका ये मतलब है, इसकी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है काफ़ी ब्रॉड है और फ्लेक्सिबल है, जहाँ अभी भी जो इवॉल्व कर रही है, इसमें इवॉल्वमेंट के इतने चांस नहीं है, और मैनेजमेंट अभी भी इवॉल्व कर रहा है आपका। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में तो आपकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती ही है। एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली हु हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपकी प्रोफेशन, आप प्रोफेशन में ऐसे ही नहीं घुसा, आप ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन जाओगे। इसमें एंट्री आपकी रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग है, और मेंबरशिप है आपकी प्रोफेशनल बॉडी की। जिस भी आपने जो भी प्रोफेशन में आप करना चाहते हो, उस प्रोफेशन की जो एक प्रोफेशनल बॉडी होती है, एक मेन, समझ लो एक मेन बिल्डिंग होती है। ठीक है, जैसे आप डॉक्टरी करना चाहते हो, उसके लिए हो गया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आप लॉयर बनना चाहते हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप सीए करना चाहते हो तो इंडियन आपका आईसीएआई की में आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मैं आईसीएआई की फुल फॉर्म याद नहीं आ रही अभी, तो आपको आईसीएआई में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तभी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसकी समरी क्या है? एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू लॉ एंड प्रोफेशनल रूल्स। यानी कि आपका कानून के द्वारा और प्रोफेशनल रूल्स के द्वारा एंट्री इसमें रिस्ट्रिक्टेड होती है। पर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, एनीवन कैन बिकम ए मैनेजर इवन विदाउट फॉर्मल मैनेजमेंट एजुकेशन और सर्टिफिकेशन। मैनेजर कोई भी बन सकता है। मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, आप मैनेजर बन जाओगे। ठीक है, पर जैसे इस फील्ड में मान लो जैसे सीए है, सीए के सारे काम कर लेता है वो, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी पकड़ है हर चीज़ में, ऑडिटिंग में, हर चीज़ में, आपका टैक्सेशन में, लेकिन वो उसकी सीए क्लियर नहीं हो पाई, ये समझ लो। ठीक है, उसके पास डिग्री नहीं है, तो वो उसको हम सीए नहीं कह सकते। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। जब तक आप क्वालिफाइड नहीं हो प्रोफेशनल बॉडी से, उस फील्ड की प्रोफेशनल बॉडी से ट्रेंड और मेंबरशिप आपने को नहीं मिली है, तब तक आप उस प्रोफेशन में नहीं हो। पर यहाँ पर अगर आपके पास स्किल्स है, आपकी पकड़ है काम पे, है ना, तो आप मैनेजर बन सकते हो। आपको कोई फॉर्मल मैनेजमेंट नहीं चाहिए, फॉर्मल मैनेजमेंट एजुकेशन या सर्टिफिकेट की इसकी जरूरत नहीं है इसमें। सो दिस फीचर इज नॉट फुल्ली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये वाला जो फीचर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला, ये वाला तो आपका मैनेजमेंट के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता फुल्ली। समरी क्या है इसकी? एंट्री इज ओपन, नो लीगल बैरियर टू बिकमिंग ए मैनेजर।
एंट्री ओपन है और कोई भी ऐसा लीगल बैरियर नहीं है, आप मैनेजर बन सकते हो। प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब, प्रोफेशन के लिए एवरी प्रोफेशन इज रेगुलेटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी। हर एक प्रोफेशन आपका जो रेगुलेट होता है, हर एक प्रोफेशनल बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल ICAI फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टरों के लिए, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर के लिए। तो मेंबरशिप इज कंपलसरी टू प्रैक्टिस, मेंबरशिप कंपलसरी है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। समरी मस्ट बी पार्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी। आपको उस पर्सनल बॉडी प्रोफेशनल बॉडी का, सॉरी प्रोफेशनल बॉडी का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, जब वो आपको रिकॉग्नाइज कर देंगे कि हाँ हम आपको डिग्री देते हैं, अब आप डॉक्टर बन चुके हो, आप लॉयर बन चुके हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो। ठीक है, पर इसमें नो कंपलसरी प्रोफेशनल बॉडी एग्जिस्ट ऑफ मैनेजर्स। ऐसा कोई ज़रूरी कंपलसरी प्रोफेशनल बॉडी नहीं एग्जिस्ट करती मैनेजर्स के लिए। दो देयर आर बॉडीज लाइक एमा, कुछ बॉडीज है जैसे एमा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, मेंबरशिप इज नॉट कंपलसरी टू वर्क एज ए मैनेजर। इसमें मैनेज मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है, ये वैसे पुराना वाला पॉइंट है एक तरीके से। नो सच प्रोफेशनल बॉडी मेंबरशिप इज कंपलसरी। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पे बेसिस पे देखते हैं हम। प्रोफेशन आर गवर्नड बाय स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एथिक्स। प्रोफेशन जो गवर्नड होता है, इसमें स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। कोड ऑफ एथिक्स यानी कि काम करने का तरीका, और वो स्ट्रिक्टली यही होता है कि ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, आप अपनी मर्जी से कुछ और नहीं कर सकते। किसी चीज़ का चीरा लगना है तो ऐसे ही लगना, उसका प्रोसीजर जिसमें 3-4 स्टेप जो भी होंगे उसमें, तो वो ही स्टेप फॉलो होंगे। आप ये नहीं है कि पहले लास्ट वाला स्टेप पहले कर दो, पहले वाला स्टेप भूल ही जाओ। तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट आपके स्ट्रिक्ट होते हैं काफ़ी, सेट बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी, जो कि आपके प्रोफेशनल बॉडी में बताई गई है, वही उनको कोड ऑफ एथिक्स को बताती है। बाउंड बाय मैंडेटरी एंड फॉर्मल एथिकल कोड। समरी, बाउंड बाय मैंडेटरी एंड फॉर्मल एथिकल कोड होता है इसमें। पर मैनेजमेंट में मैनेजर में फॉलो एथिकल गाइडलाइंस, मैनेजर फॉलो करता है एथिकल गाइडलाइंस, बट देयर इज नो यूनिवर्सली कोड ऑफ कंडक्ट। पर ऐसा कोई यूनिवर्सली कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है काम करने का। एथिकल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसीज एंड पर्सनल वैल्यूज़। जो आपका एथिकल बिहेवियर, एथिकल यानी कि सही चीज़ जैसे होनी चाहिए, तो वो डिपेंड करती है आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, आपकी खुद की पर्सनल वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, और वो बंदा ही मैनेजर ही घटिया होगा तो वो क्या एथिकल काम करेगा? नहीं करेगा। इसी वजह से ये फीचर इसमें इतना नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आपका प्रोफेशन में तो है पर मैनेजमेंट में नहीं होता इतना। एथिकल स्टैंडर्ड आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड और कंपलसरी। सर्विस मोटिव, ए प्रोफेशन एम्स प्राइमरीली टू सर्व सोसाइटी। एक प्रोफेशन का जो एम्स होता है, सबसे पहला एम्स होता है सोसाइटी को सर्व करना। अर्निंग मनी इज सेकेंडरी, पैसा कमाना सेकेंडरी होता है। जैसे डॉक्टर के लिए और लॉयर के लिए पहले अपने क्लाइंट को सर्विस देना, बाद में पैसा कमाना उनका सेकेंडरी मोटिव होता है। सर्विस टू सोसाइटी इज द मेन एम। पर मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट एम्स टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का एम्स होता है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा करा जाए, इंक्लूडिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो। सोशल सर्विस में बी कंसिडर्ड बट नॉट द प्राइमरी मोटिव। सोशल सर्विस को इसमें कंसिडर किया जा सकता है लेकिन वो प्राइमरी मोटिव नहीं होता आपका मैनेजमेंट के अंदर। इसकी समरी है, प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस आर द प्राइमरी गोल। प्रॉफिट और परफॉर्मेंस इसमें प्राइमरी गोल्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। कंक्लूजन क्या निकलेगा? मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन बट नॉट ए फुली फ्लैश प्रोफेशन।
मैनेजमेंट में कुछ प्रोफेशन के गुण तो है, पर एक फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट। ठीक है। अब आप जो ये WRPES, विद राइट पैशन एवरी कैन अचीव सक्सेस, अगर आप ये न्यूमेरिक कोड याद करते हैं तो आपको ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कैसे काम करता है? सबसे पहले देखो, टॉप लेवल टॉप मैनेजमेंट है, फिर बीच में आता है आपका मिडल मैनेजमेंट, और फिर आता है लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट। और लोअर ऑपरेटिव मैनेजमेंट के साथ देखो क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ी हुई है वर्क फोर्स। ये जो हिस्सा है, ये है वर्क फोर्स, जो कि इसके साथ टच में है, लोअर मैनेजमेंट के साथ में टच में है। टॉप मैनेजमेंट में आपके आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सब जो बड़े बड़े नाम है ना, ये सब आपके टॉप मैनेजमेंट वाले बंदे हैं। और मिडल मैनेजमेंट वाले बंदे हैं मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। ये जो ऐसे ऐसे वर्ड आ रहे हैं ना आपके जो, तो ये आपके मिडिल मैनेजमेंट वाले बंदे हैं। लोअर मैनेजमेंट है, सुपरवाइजर आ गया, फोरमैन आ गया, जूनियर मैनेजर आ गया, इंस्पेक्टर आ गया, क्लर्क आ गया, जो कि वर्क फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। जो वर्क फोर्स क्या है, जो एक्चुअली में काम करते हैं, उसको हम वर्क फोर्स कह देंगे। जो एक्चुअल वर्कर्स ऑफ कंपनी होते हैं, ये एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी होते हैं। इसमें जो हायरार्की है, इस हायरार्की में देखो, आपकी टॉप मैनेजमेंट जो है अथॉरिटी को पास कर रहा है नीचे की तरफ, और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी टॉप मैनेजमेंट की होती है, और सबसे ज़्यादा अथॉरिटी आपकी नीचे वर्कफोर्स और ये लोअर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई होती है। डेलीगेट अथॉरिटी, यानी कि काम करने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स और लोअर मैनेजमेंट पे है। ठीक है। और काम करवाने की जिम्मेदारी और हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की होती है। The authority responsibility relationship bind individual as superior and subordinate। जो ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रिश्ता हो रहा है, ये जो, तो ये क्या करता है, सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट का रिश्ता बनाता है। सुपीरियर यानी कि काम देने वाला, और ये काम लेने वाला, काम करने वाला, सुबॉर्डिनेट। इट गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यही आपका डिफरेंट लेवल बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टॉप लेवल मैनेजमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे ज़्यादा सीनियर बंदे आ जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जैसे CEO, MD, COO, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और आपका चीफ फाइनेंस ऑफिसर। ये सारे जो पद है ना, ये टॉप मैनेजमेंट के पद होते हैं किसी भी कंपनी में। जरूरी नहीं है सारे ही एक साथ एग्जिस्ट करते हो। आपने MD, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये तो नाम सुने ही होंगे। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि उसमें कितने क्या क्या पद है, कि क्यों कंपनी क्या क्या काम करती है, किस फील्ड में है। जरूरी नहीं है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही हो सब में, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो ये सब चीज़ें टॉप लेवल के बंदे होते हैं ये, जो कि एग्जिस्ट करते हैं। अब इनका काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन, सबसे पहले तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि गोल सेट करना, डिसाइडिंग द लॉन्ग टर्म गोल,
यही जो होते हैं ये सेट करते गोल को, लॉन्ग टर्म गोल को ये डिसाइड करते हैं, विजन देखते हैं, और मिशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का मिशन यही तय करते हैं कि क्या होगा। मतलब एक बिजनेस की, एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करने वाले बंदे यही है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। मेकिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आपका इनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। प्लानिंग, प्रिपेयरिंग फ्यूचर प्लान, ये फ्यूचर प्लान भी बनाते हैं, लॉन्ग टर्म वाले भी, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्लान भी आपके ये बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस को ये ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस को ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं। पैसा, वर्कर, और आपके जो भी फिजिकल रिसोर्सेस होती है, जो भी मशीनरी जो भी चाहिए, उस सबको ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं, अरेंज करवाते हैं। ओवरऑल डायरेक्शन, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन टू मिडिल लेवल मैनेजर, ये गाइडेंस, दिशा निर्देश करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर की। डिसीजन मेकिंग, टेकिंग स्ट्रेटेजिक एंड मेजर बिजनेस डिसीजन, जो भी बिजनेस के स्ट्रेटेजिक होते हैं, डिसीजन होते हैं, जो भी एक फैसले होते हैं, बड़े बड़े फैसले यही लेते हैं। मेंटेनिंग एक्सटर्नल रिलेशन, यानी कि बाहर के रिलेशन को भी मेंटेन करके चलते हैं। बिल्डिंग रिलेशन विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन बनाना इनका काम है। इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सोसाइटी, ठीक है। तो मेंटेनिंग एक्सटर्नल रिलेशन काफ़ी अच्छा पॉइंट है इसमें, जो कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का आपका करता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, इवेल्यूटिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये सारे परफॉर्मेंस को एवेल्यूट करते हैं और अपना सही एक्शन लेते हैं ताकि इनका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, इंस्पायरिंग मैनेजर एंड एम्प्लॉयज बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल, ये मैं और दूसरे मैनेजर को इंस्पायर करते हैं, एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं ये। तो मोटिवेशन एंड लीडरशिप ये ही आपके देते हैं। अब हम देखना मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर, ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, ये मिडल में होते हैं आपके। तो ये टॉप मैनेजमेंट से भी जुड़े होते हैं और आपका लोअर मैनेजमेंट से भी जुड़े होते हैं ये। जैसे डिपार्टमेंट हेड, डिपार्टमेंटल हेड के बाद डिविजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, जो ये ऐसे ऐसे बंदे होते हैं ना, ये सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ही बंदे होते हैं हर कंपनी में। इनका क्या फंक्शन है, इनका क्या काम है? इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, इनका देखो जो टॉप टॉप लेवल वालों का था सॉरी, पॉलिसी की फॉर्मुलेट करना, यानी कि पॉलिसी बनाना, ठीक है। और इनका क्या काम है? इम्प्लीमेंट पॉलिसी, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, बनाई इन्होंने है और उसको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो ये करेंगे। एग्जीक्यूट द पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजीज मेड बाय टॉप मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल प्लानिंग करना, प्रिपेयर शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हैं ये, और डिपार्टमेंटल प्लान भी यही बनाते हैं। अपने अपने डिपार्टमेंट का प्लान बनाया जाता है हर एक मैनेजर के थ्रू। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को कैसे अरेंज करेंगे, जैसे कि काम बांटना, रिसोर्सेस का अरेंजमेंट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी करना देना डिपार्टमेंट के अंदर ही। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ यानी कि तालमेल बनाना काम के बीच में। तो एंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर तालमेल बैठे, ये एंश्योर करता है मिडिल मैनेजमेंट। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, ये भी मोटिवेट करते हैं जैसे ये करते हैं, टॉप भी करता है तो ये भी करते हैं। इंस्पायर एंड encourage सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉयज टू परफॉर्म वेल, ये अपने सुपरवाइजर जो कि लोअर मैनेजमेंट का बंदा है उसको इंस्पायर करते हैं, इंकरेज करते हैं, एम्प्लॉयज को भी इंस्पायर करते हैं ताकि वो अच्छे से काम करे। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, सेलेक्ट सुटेबल स्टाफ एंड अरेंज फॉर देयर ट्रेनिंग, यानी कि इस लेवल के बंदे
रिक्रूटमेंट करते हैं यानी कि भर्ती करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो सिलेक्ट सुटेबल स्टाफ एंड अरेंज फॉर देयर ट्रेनिंग, और उनकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं। एंश्योर रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड विद इन द डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है ये एंश्योर करते हैं। फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, रिपोर्ट डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस एंड प्रॉब्लम्स टू टॉप मैनेजमेंट, अपने अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस और प्रॉब्लम्स को ये टॉप मैनेजमेंट को बताते हैं। एक्टिंग एज ए लिंक, तो ये सर्व एज ए कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल, तो ये बीच में मिडिल लेवल आपका लिंक की तरह काम करता है टॉप और लोअर से। अब आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे नीचे लेवल है इनका मैनेजमेंट के अंदर। देयर मेन रोल इज टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज वर्कर, यानी कि दिशा देना, सुपरवाइज करना, किसको, वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को, ये इनका काम होता है। इन कैरिंग आउट डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की यही करवाते हैं। दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वर्कर, ये वर्कर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। सो दे इंश्योर दैट एक्चुअल वर्क इज परफॉर्म्ड एज प्लान्ड, तो ये इंश्योर करते हैं कि एक्चुअल वर्क हो भी रहा है जैसे आप प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट और मिडल मैनेजमेंट बना के बैठे हैं, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट यही करते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके सुपरवाइज़र, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर वो पुलिस वाला नहीं, जो इंस्पेक्टर यहाँ पर आता है चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क आउटपुट, जो कि आपकी क्वालिटी को चेक करता है उसको कहते हैं इंस्पेक्टर, ये होता है लोअर मैनेजमेंट का बंदा। क्लर्क, क्लर्क ये समझ लो ये आपका सपोर्टिंग एम्प्लॉय होता है, कई काम करता है क्लर्क, आपके भाई खाते से लेके बहुत सारे काम इसके अंडर में आते हैं अलग अलग फील्ड में। फोरमैन, फोरमैन कौन होता है, हेड ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कर्स, छोटा सा कोई ग्रुप है वर्कर्स का उसका हेड, यानी कि ठेकेदार जैसा होता है ना ऐसे, उसे बोलते हैं फोरमैन। अब इसका फंक्शन क्या है लोअर लेवल मैनेजमेंट के, लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन देखे तो इसमें आता है टू इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, यही लोग हैं जो इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स से। एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडल मैनेजमेंट टू वर्कर्स, जो भी मिडल लेवल मैनेजमेंट के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वही ये वर्कर्स तक दे देते हैं, यही आपके ओवरसी करते हैं एफर्ट ऑफ द वर्कफोर्स, और यही आपका क्वालिटी ऑफ आउटपुट और वेस्टेज ऑफ मटेरियल देखते हैं। टू एंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है गुड्स एंड सर्विसेज आपकी मेंटेन्ड रहे और वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम से कम रहे, तो यही इनके अंडर ये देखा जाता है। ट्रेनिंग वर्कर्स, गाइड एंड ट्रेन एम्प्लॉयज़ इन देयर टास्क, ये भी ट्रेन करते हैं गाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को उनके काम करने में। एंश्योरिंग सेफ्टी, सेफ्टी इंश्योर करवाते हैं, ये टेक केयर ऑफ वर्कर सेफ्टी एंड प्रॉपर यूज ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, ये वर्कर सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, उनको प्रॉपर टूल्स अवेलेबल करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनको कोई हार्म ना पहुँचे। सोल्विंग वर्कर प्रॉब्लम्स, यही लोग हैं जो वर्कर की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ग्रीवेंसेस को और अपनी कंप्लेंट या माइनर इश्यू वर्कर यही सब देखते हैं। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ये भी डिसिप्लिन बनाते हैं। एंश्योर रूल्स पॉलिसी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर फॉलोड। मोटिवेटिंग वर्कर्स, ये भी मोटिवेट करते हैं वर्कर को। रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस, ये रिपोर्ट करते हैं परफॉर्मेंस टू द मिडल लेवल को। प्रोवाइड फीडबैक ऑन वर्कर्स परफॉर्मेंस टू मिडल मैनेजमेंट। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके आगे का पार्ट जो कि है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपका।